नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर की पत्थरबाजी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का उग्र रवैया सामने आया है। कोलकाता में मंगलवार को अपने समर्थकों को टिकट न मिलने से नाराज सैकड़ों बीजेपी समर्थक चुनाव कार्यालय पर जमा हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले नारेबाजी की और फिर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लिहाजा पुलिस को उन्हें तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। आरोप है कि उग्र कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य को निशाना बनाया, जो बंगाल में पार्टी प्रवक्ता हैं। हालांकि भट्टाचार्य का कहना है कि बीजेपी समर्थकों द्वारा उन पर हमला करना असंभव है। इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। बीजेपी के कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट बांटने से नाराज हैं। सोमवार को कोलकाता के बीजेपी चुनाव कार्यालय पर वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और शिव प्रकाश से भी धक्का मुक्की की गई और उन्हें नाराज कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। यह सब वाकया ऐसे वक्त हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से दिल्ली जाने के बजाय अचानक कोलकाता पहुंच गए। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए पीसी चाको, हाल ही में छोड़ा था कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, केरल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व कांग्रेस नेता पीसी चाको ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चाको ने पिछले हफ्ते कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। मंगलवार को शरद पवार की उपस्थिति में पीसी चाको ने आधिकारिक तौर पर एनसीपी में शामिल हो गए। दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने एकजुट विपक्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दिल्ली में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। केरल में कांग्रेस नेताओं के साथ मतभेदों के चलते पार्टी छोड़ने वाले पीसी चाको ने कहा कि एनसीपी दक्षिणी राज्य में माकपा नीत एलडीएफ का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वह केरल में 6 अप्रैल को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आम उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने बीते हफ्ते कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह केरल में हुए टिकट वितरण से नाराज थे। केरल में इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को कई सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफा देते हुए पीसी चाको ने कहा कि उन्होंने पार्टी की अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। पीसी चाको ने पार्टी की कार्यशैली पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बने रहना मुश्किल हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक बार फिर आमने सामने दिल्ली और केंद्र सरकार। जीएनसीटीडी बिल के विरोध में उतरी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 पेश किए जाने का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इसके लागू होने के बाद दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली पर आक्रामक तरीके से राज करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, सभी सरकारी बैंकों का नहीं किया जाएगा निजीकरण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुछ बहुत अच्छा है और कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, वही कुछ बैंक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे बैंक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। साथ ही साफ किया कि सरकार सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को उच्च स्तर के बैंकों की जरूरत है। हम
हमने सरकारी संस्थानों को लेकर नीतिगत फैसला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने मर्जर का विलय भी सिर्फ इसलिए किया था ताकि छोटे बैंक मिलकर बड़े बन सकें और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका वित्तीय सेक्टर में मौजूद रहेगी, यानी सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि बैंक कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहे। बैंक ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए नहीं होगी पैसों की कमी, सरकार ने किया नए बैंक का ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम विकास परियोजनाओं को धन मुहैया कराने के लिए विकास वित्तीय संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गठित करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के फैसले से अवगत कराते हुए बताया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अहम फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए लंबी अवधि के लोन की जरूरत होती है और देश में इसकी व्यवस्था के लिए प्रोफेशनल तरीके से मैनेज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, जो इंफ्रा परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने के लिए काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के दौरान एक राष्ट्रीय बैंक बनाने की बात कही गई थी। यह बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम विकास परियोजनाओं को फंड मुहैया कराएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना पर अपनी स्वीकृति दे दी है और इसकी प्रारंभिक पूंजी 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों ने 45 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा, 87 मौतें भी दर्ज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों ने करीब 1.5 माह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 17,864 केस दर्ज किए गए, जबकि 87 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक 1 फरवरी के बाद पहली बार महाराष्ट्र में 17,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। 87 मौतों के साथ महाराष्ट्र में मृत्यु दर 2.26% पहुंच गई है। 16 मार्च को महाराष्ट्र में 9,510 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 23 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे कोरोना के मरीजों की संख्या 1,31,812 तक पहुंच गई है, जबकि 21 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 52,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी दूतावास का फरमान, मेड इन चाइना कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ही मिलेगा भारतीयों को चीन का वीजा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति से लेकर दुनिया भर में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर चीन की भूमिका अभी भी संदिग्ध रही है। वुहान एनिमल मार्केट से लेकर वुहान लैब तक कई मामलों के जवाब मिलना अभी बाकी है। इसी दौरान अमेरिका और WHO को कई बार आंखें दिखा चुका चीन एक बार फिर सीनाजोरी कर रहा है। अपने तुगलकी फरमान में शी जिनपिंग प्रशासन ने कहा है कि उनका देश सिर्फ उन्हीं भारतीय नागरिकों को वीजा देगा जिन्होंने मेड इन चाइना कोरोना वैक्सीन लगवाई हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत स्थित चीनी दूतावास की वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। बीजिंग के इस फैसले के मुताबिक चीन के वीजा के लिए लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, क्योंकि भारत में अभी तक किसी भी चाइनीज वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है और इसकी वजह से कई लोगों ने चीनी दूतावास के फैसले पर नाराजगी जताई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले, इंडियन रेलवे का नहीं होगा निजीकरण। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे के निजीकरण को लेकर सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा और यह हमेशा सरकार के पास ही रहेगा। लोकसभा में रेल मंत्रालय के 2021-22 के डिमांड फॉर ग्रांट पर गोयल ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि भारतीय रेलवे देश के भावी विकास का इंजन बने। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चाहे अर्थव्यवस्था हो, यात्रियों की सुविधा हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सरकार संवेदनशीलता के साथ सभी की मांगों को सुन रही है और उनकी आवश्यकताओं को समझ रही है। रेल मंत्री ने कहा कि कई नेताओं और सांसदों ने आरोप लगाया है कि हम भारतीय रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं और हम भारतीय रेलवे में विनिवेश कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और यह सरकार के पास ही रहेगा। यह भारत सरकार की संपत्ति है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
म्यांमार में चाइना के खिलाफ बढ़ते गुस्से से ताइवान चिंतित, अपनी कंपनियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, म्यांमार में चीनी उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों को निशाना बनाए जाने के बाद ताइवान ने अपनी कंपनियों को सलाह दी है। ताइवान ने म्यांमार स्थित अपनी कंपनियों से कहा है कि वह खुद को चीन से अलग दिखाने का प्रयास करें। इसके लिए देश का झंडा लगाए या ऐसे बोर्ड टांगे जिस पर साफ तौर पर लिखा हो कि उनका चीन से कोई संबंध नहीं है। दरअसल रविवार को म्यांमार में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने यंगून के हलेनगठाया जिले में स्थित चीनी फैक्ट्रियों पर हमला बोला था। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि चीन के इशारों पर ही सेना ने तख्तापलट को अंजाम दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ताइवान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक म्यांमार में रविवार को हुई हिंसा में ताइवान की केवल एक कंपनी को निशाना बनाया गया। हिंसा में 10 नागरिक भी फंस गए थे, लेकिन अब सभी सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि ताइवान दूतावास कंपनियों के लगातार संपर्क में है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि म्यांमार में रहने वाले सभी देशवासियों और कंपनियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सेवाएं पसंद न आने पर बदल सकेंगे बिजली कंपनी, टेलीकॉम की तरह मिलेगा पावर पोर्टेबिलिटी का अधिकार। जी हां दोस्तों, अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं है तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से ना खुश हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर लेते हैं। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश कर सकती है। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था। एक सूत्र के मुताबिक ड्राफ्ट ला संसद के मौजूदा सत्र में सरकार पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स से जुड़ा नियम। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने वाली है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए कुछ बड़े बदलाव की योजना बनाई है। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी, लेकिन जिन लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा है उन्हें इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दे दी गई थी। इसके साथ ही जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। साथ ही नए वित्तीय वर्ष से टीडीएस बदल जाएगा। 1 अप्रैल से अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो बैंक जमा पर टीडीएस की ब्याज दर दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स आउटगो स्लैब में नहीं आता है तो वह आईटीआर भी फाइल नहीं करता है तो उस पर टीडीएस की दर दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 18 और 19 मार्च को मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, विदर्भ और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में उस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, फरवरी में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन आधा मार्च गुजर चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आखिरी बार पेट्रोल डीजल के दाम 27 फरवरी को बढ़े थे। इस बात से आम लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर है, लेकिन साथ ही एक बुरी खबर यह है कि पेट्रो प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीदें धुंधली होती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 27 फरवरी 2021 को हुआ था, जब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 24 पैसे बढ़े थे और डीजल 15 पैसे महंगा हुआ था। लगातार 17 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, बावजूद इसके कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रही है। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए को पार कर चुका है। ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो मुंबई में पेट्रोल का रेट कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे ट्रेड कर रहा है। सोमवार को सोना हल्के उतार चढ़ाव के साथ 150 रुपए की मामूली बढ़त पर बंद हुआ था। वहीं आज शुरुआत काफी सुस्त रही। सोमवार को सोना 45,000 के ऊपर भी गया था, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। सराफा बाजार में इस महीने सोना अब तक करीब 1150 रुपए सस्ता हो चुका है। चांदी का रेट इन 15 दिनों में 1900 रुपए से ज्यादा गिर गया है। साल 2021 की शुरुआत में सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर था। वहीं आज MCX पर सोने का अप्रैल वायदा 44,900 रुपए है, यानी 2.5 महीने के दौरान ही सोना 5,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। सोना 2 हफ्ते पहले 45,500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसी हफ्ते 45,000 का स्तर तोड़ दिया। इसके बाद से ही सोने में सुस्ती का आलम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जोस बटलर की ताबड़तोड़ पारी, टीम इंडिया सीरीज में 1-2 से पीछे। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में मेहमान टीम ने 8 विकेट से बाजी मार ली है। इस मैच में जोस बटलर ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अपनी टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़त दिला दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जीत के लिए 157 रनों की जरूरत थी, जिसे उसने 10 गेंद बाकी रहते बना लिए। अंग्रेजों ने 18.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 158 रन बनाए और टीम इंडिया को अफसोस करने पर मजबूर कर दिया। यहां आपको बता दें दोस्तों, टॉस हारकर पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह नाकाम रहा, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लिल्ली सिंह ने फिर किया किसानों का समर्थन। ग्रैमी अवार्ड में चर्चा का विषय रहा यूट्यूबर का मास्क। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूबर लिल्ली सिंह ने एक बार फिर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। वह ग्रैमी अवार्ड 2021 के दौरान आंदोलन के समर्थन वाला मास्क पहने नजर आई। लिल्ली सिंह ने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें वह ब्लैक ड्रेस में है और उन्होंने मास्क लगा रखा है, जिस पर लिखा है आई स्टैंड विद फार्मर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हाल ही में लॉस एंजेलिस में किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ताजमहल का दीदार हो जाएगा और महंगा। सरकार की मंजूरी के बाद दुगने हो जाएंगे टिकट के दाम। जी हां दोस्तों, दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल का दीदार कौन नहीं करना चाहता। भले ही कोरोना काल में ताज का दीदार करने वालों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन कोरोना से पहले रोजाना हजारों देसी विदेशी पर्यटक ताजमहल का दीदार करने पहुंचते थे। ताजमहल के अलावा आगरा में और भी कई स्मारक हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। ADA की बैठक में ताजमहल की टिकट के दाम बढ़ाने पर सहमति बनी है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक ताजमहल के मुख्य गुम्बद तक जाने वाले भारतीय पर्यटकों को 400 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा। अभी यह टिकट 200 रुपए का है। भारतीय पर्यटकों को प्रवेश शुल्क 80 रुपए देना होगा, जो फिलहाल 50 रुपए है। ताजमहल का दीदार करने वाले भारतीय पर्यटकों को कुल 480 रुपए खर्च करने होंगे, जो कि अभी केवल 250 रुपए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नई रेट लिस्ट का असर सभी पर्यटकों पर पड़ेगा। विदेशी सैलानियों के साथ साथ शार्क देशों के पर्यटकों को भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। सरकार की मंजूरी के बाद विदेशी पर्यटकों को ताजमहल के दीदार के लिए 1600 रुपए खर्च करने होंगे, जो अभी 1100 रुपए हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।